स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MPSC 1 चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग को पढ़ना था। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य एवं निर्धारक तत्व, ऑब्जेक्टिव एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आइए आज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य एवं निर्धारित तत्व। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतने सालों से भारत गुलाम था और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी एक अच्छी विदेश नीति। किसी भी देश के लिए उसकी विदेश नीति उसके विकास और उसके समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौती थी विदेश नीति अच्छी रखना। वह इसके प्रयास में थे कि भारत दोबारा फिर से ना किसी के गुलाम हो जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने चाहा कि एक बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष और अच्छी विदेश नीति भारत की हो। आइए इसके अंतर्गत समझते हैं क्या इसके उद्देश्य रहे हैं, क्या इसके अंतर्गत सिद्धांत को अपनाया गया है। किसी भी क्रिया का उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति होता है और क्रियाएं जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शित होती हैं तभी वे सफल भी होती हैं। किसी भी राष्ट्र की वैदेशिक नीति उद्देश्यपूर्ण होती है और उसका एक निश्चित लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य और उद्देश्यहीन वैदेशिक नीति का आकलन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए भारत ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता के पूर्व से ही विश्व शांति का लक्ष्य अपनाया है। यानी भारत की जो विदेश नीति का जो उद्देश्य है वह विश्व शांति है। तो अपनी स्वतंत्रता का प्राप्ति के बाद से ही भारत ने जो अपनी विदेश नीति का उद्देश्य रखा है वो विश्व शांति को ही रखा है कि विश्व में शांति बनी रहे, कोई भी युद्ध जैसी स्थिति विश्व में पैदा ना हो। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय विदेशी नीति का कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ विद्वानों ने अपने विश्लेषणों के द्वारा भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भारतीय विदेशी नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता और बाह्य रूप से राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, और इसी क्रम में भारत ने अपनी विदेशी नीति का संचालन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत विदेशी नीति के उद्देश्य और लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कि भारत की राजनीति में किसी बाह्य देश का हस्तक्षेप ना हो, इस चीज को भारतीय विदेश नीति में ध्यान रखा गया है। और दूसरा, बाह्य रूप से राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, और इसी के क्रम में भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन किया है। यानी कि राष्ट्रीय हित में किसी भी प्रकार की असुरक्षा ना हो, इस चीज को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रीय हित यानी कि राष्ट्र के लिए जो सही है, जो उचित है वही कार्य हो। राष्ट्र के लिए अनहित कार्य कोई ना हो कि किसी बाह्य देश के प्रभाव में आकर राष्ट्र का अनहित किया जाए या कुछ ऐसा कृत किया जाए जिससे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत सामने आ जाए। तो ऐसा ना स्थिति पैदा हो, इस चीज का भारतीय विदेश नीति में बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। क्योंकि इतने सालों से हम लोग गुलामी रहे, तो इस चीज से भारत के संविधान निर्माताओं ने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि आगे चल के भारत फिर से ना किसी गलती के द्वारा फिर से गुलाम ना बन जाए। इस चीज का बहुत ही मेन ध्यान रखा गया कि किसी बाहरी देश का हम पर प्रभाव ना पड़े। आइए आगे समझते हैं कि भारत औपनिवेशिक और साम्राज्यवाद शासन से मुक्त हुआ है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वह निश्चित ही औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी वैदेशिक नीति के अंतर्गत ऐसी नीति का पालन करेगा जिससे भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार की संकट उत्पन्न ना हो और उसे अपनी बागडोर किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपनी ना पड़े। और दूसरी तरफ उसका यह भी उद्देश्य रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता रखे। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत जैसे ब्रिटेन के शासन के अंडर में आता था, तो ब्रिटेन की हमेशा से औपनिवेशिक नीति रही है। औपनिवेशिक मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में वहाँ पर इस प्रकार शासन करना कि उसके जो भी साधन हैं उस सबको शोषित कर लेना। जो भी उसके साधन हैं, जो भी खनिज हैं या जो भी उसकी जो फायदे वाली चीज़ है किसी भी दूसरे देश की, उसका शोषण कर लेना
और कुछ इस प्रकार से उस देश पे शासन करना, ये औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत आता है। वहीं साम्राज्यवादी नीति आता है कि किसी के देश को युद्ध द्वारा या आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लेना तथा उसका शोषण करना। तो इन दोनों की विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत हमेशा इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और इन दोनों को ही हर पटल पर भारत ने बहिष्कार किया है। और किसी भी प्रकार की संकट उत्पन्न ना हो और अपनी बागडोर किसी दूसरे राष्ट्र को ना सौंपनी पड़े। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिल जाएगा कि पाकिस्तान की विदेश नीति पे कितना ज़्यादा अमेरिका का प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में आपने एक उदाहरण देखा कि इमरान खान कैसे उनका तख्ता पलट होता है, क्योंकि वो रशिया गए और वहाँ से उन्होंने लोन के लिए उम्मीद से गए थे कि पाकिस्तान को कुछ लोन मिल जाएगा, कुछ कर्ज मिल जाएगा, तो इससे वह अपनी स्थिति सुधार पाएंगे। पर यह अमेरिका को यह बात गलत लगी और वहाँ चूंकि सेना का शासन होता है तो इस वजह से इमरान खान का तख्ता पलट होता है और तुरंत दूसरे राष्ट्रपति का तुरंत चुनाव कर दिया जाता है। तो यही बात समझनी है कि भारत ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम पर किसी बाह्य देश या किसी दूसरे देश का हम पर प्रभाव न पड़े। इस वजह से भारत ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता रखे। तो इस प्रकार से हमेशा रखा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग यानी एक दूसरे का हेल्प या किसी से हेल्प ले सकना और विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता रखे, यानी कोई अगर विदेशी आक्रमण करे तो उस पर हम लोग अच्छे से रिटेलिएट कर पाए। तो इतनी हम लोग के अंदर स्टेमिना होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के जब प्रभाव होती है भारत की किसी देश में, जब किसी विदेश दूसरे देशों का जब उस पर प्रभाव होता है तो किसी न किसी रूप में वह देश कमजोर हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप पाकिस्तान पर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुआ है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वह निश्चित ही औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी विदेश नीति के अंतर्गत ऐसी नीति का पालन करता है जिससे भारतीय राष्ट्र अस्तित्व पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो और अपनी बागडोर किसी दूसरे राष्ट्र को ना सौंपनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ उसका यह उद्देश्य है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय में सहयोग और विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता रखे और भारत की विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्र की सुरक्षा समस्त विश्व की सुरक्षा के रूप में प्रदर्शित की गई है। भारत की वैदेशिक नीति का यह भी लक्ष्य नहीं रहा है कि भारत की सुरक्षा उपायों से दूसरे राष्ट्र अपने असुरक्षा महसूस करें। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले देखा। अब आइए इसमें आगे समझते हैं कि भारत की विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्र की सुरक्षा और समस्त विश्व की सुरक्षा के रूप में प्रदर्शित की गई है। यानी कि हमारे लक्ष्य ये रहा है कि किसी जो छोटे छोटे दूसरे और गरीब राष्ट्र हैं उनको असुरक्षा ना महसूस हो, क्योंकि भारत के आप पड़ोसी देश देख सकते हैं कि वो किसी भी एंगल से भारत के टक्कर में नहीं है। जैसे वो चाहे आप बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, लेकिन भारत ने कभी भी उन पर आक्रमण या कभी भी ऐसी उनको संदेह या ऐसा कभी नीति नहीं अपनाई है कि उनको असुरक्षित महसूस हो। तो इस चीज़ का भारत ने हमेशा ध्यान रखा है, चाहे वो अमीर से अमीर देश हो, चाहे वह गरीब से गरीब देश हो, कि हमारे वैसे किसी दूसरे देश को असुरक्षा महसूस ना हो। वहीं आप चाइना का देख लीजिए, चाइना कितना अपने आसपास लगा डिस्प्यूट करके रखता है, अपनी साम्राज्यवादी नीति, अपनी विस्तारवादी नीति का कितना कड़ाकी से पालन करता है, आप देख ही सकते हैं। अब वह हाल ही में ताइवान को धमका रहा है उस पर कब्जा करने के लिए। तो भारत की कभी ऐसी विदेशी नीति नहीं रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेशी नीति का उद्देश्य है मित्रता और सहयोग, अन्य व्यवहार एवं विश्वास तथा सहयोग स्थापित करना। अन्य देशों की स्थिति से भिन्न भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अति मित्रतापूर्ण संबंध, प्रेम और व्यवहार का विश्वास तथा सहयोग स्थापित करना चाहता है। आप देख ही लीजिए कि भारत किसी न किसी एंगल में किसी न किसी तरह से भूटान, श्रीलंका इन सबको मदद पहुंचाता रहता है। अभी हाल ही में कितना मिलियन कर्ज दे रखा है श्रीलंका को, ताकि वह अपनी जिसके यहाँ जो त्रासदी आई है तो उससे वह निपट सके, जो उसको आर्थिक त्रासदी देखना पड़ रहा है उससे वह बाहर आ सके। तो भारत की विदेशी नीति विश्व शांति का समर्थन करती है, क्योंकि उसने 2 विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को देखा है। यह मतभेदों का समाधान विचार विमर्श के द्वारा करना चाहता है। भारत ने लंबे समय तक अहिंसात्मक संघर्ष के द्वारा औपनिवेशिक शोषण से स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो भारत चाहता है हमेशा है कि कोई भी दिक्कत खड़ी हो या कोई भी मतभेद हो या कहीं भी किसी भी युद्ध की स्थिति में हमेशा बातचीत द्वारा उस विवाद को निपटाया जा सके
और इसी द्वारा ही भारत अपने औपनिवेशिक शोषण जो उस पे हो रहा था, जब ब्रिटेन का उस पे शासन चल रहा था, तो कुछ इसी प्रकार इसी रास्ते से अहिंसा और सत्यवादी रास्ते से भारत ने आज़ादी पाई थी। इसलिए वह एशिया व एवं अफ्रीका के देशों को भी शोषण से मुक्ति पाने की प्रेरणा देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति किसी भी भेदपूर्ण नीति का विरोध करने की ही रही है। इसलिए भारत ने दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति का व्यापक रूप से विरोध किया है। भारत सिद्धांततः इस बात में विश्वास करता है कि भारत के लोग जिस किसी देश में रह रहे हैं, उन्हें समानता के आधार पर सभी प्रकार के अधिकार मिले और कानून के शासन के द्वारा उन्हें मर्यादित किया जाए, यानी कि उनको जो जीवन हो वो गौरवपूर्ण हो, किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव ना हो। और आप हमारे भारत की जो प्रस्तावना है उस पर साफ साफ आप ये लिखा पाया जाएंगे, और आप सोसाइटी में भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। जितना अमेरिका के यहाँ ये रंगभेद का शोषण होता है, उतना भारत में किसी प्रकार का इस प्रकार से शोषण नहीं होता है। हालांकि एक्सेप्शन देखा जा सकता है 1%, लेकिन बहुत ही कम अब भारत में ये चीज़ बची है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास चाहता है तथा तृतीय विश्व के देशों को भी ऐसा अवसर प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का यही लक्ष्य है। यह नवोदित राष्ट्र को भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी एवं अविकास से मुक्ति दिलाना चाहता है। जो भी नए राष्ट्र उभर कर आ रहे हैं, उनके सबसे पहले कोई भी राष्ट्र जो उभर के आता है उसके सामने 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट खड़ी हो जाती है। एक तो वह खाने का बंदोबस्त खास करे, और दूसरा उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा और विकास। तो इन सभी चीज़ों का भारत हमेशा जो छोटे छोटे राष्ट्र उभर रहे हैं उनको हमेशा से हेल्प देता आया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी समस्याओं का निदान बल प्रयोग के द्वारा नहीं, वरन वार्ता, विचार और समझौता के द्वारा करना चाहता है। इसके लिए वह कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति का लक्ष्य रखता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्देश्य है कि वह हथियारों की होड़ को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करे। तो भारत हमेशा से जो हथियारों का होड़ है, जो न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब है, सब जो जो अलग अलग देश जैसे किम जोंग जो तानाशाह है, या जो चाइना है, ये जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब को ये लोग जो बना रहे हैं कि आने वाले युद्ध में या काम आएगा, तो इस चीज़ का भारत हमेशा से विरोध करता आया है। भारत ने हमेशा से जो नॉर्थ कोरिया है उसका हर जगह हर पटल पर विरोध किया है, उसके जो भी मिसाइल प्रशिक्षण करता रहता है। तो भारत यह कभी नहीं चाहा है कि कोई भी देश हथियार की होड़ अपने अंदर जमा करे, या कल को किसी भी युद्ध की स्थिति खड़ी हो। तो इस तरह हमेशा भारत ने इस चीज़ का हमेशा से बहिष्कार किया है। 1954 के पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत भारत अंतर्राष्ट्रीय नीति में अनाक्रमण, हस्तक्षेप एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को प्रश्रय देता है, तथा यह गुट निरपेक्षता के द्वारा गुट विहीन अंतर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन करता है। तो गुट निरपेक्षता हमने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। तो कुछ इस प्रकार से भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है, और या कुछ ये मेन सारे फैक्टर्स भारतीय विदेश नीति में रखे गए हैं, ताकि भारत को दोबारा फिर से गुलामी ना देखनी पड़े, और हमेशा से यह मित्रतापूर्ण संबंध और एक विश्वास और सहयोग का संबंध स्थापित करना चाहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक में भूगोल, इतिहास एवं परंपरा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन अमंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अब हम लोग समझेंगे कि भारतीय विदेश नीति में भूगोल और इसके इतिहास और परंपरा का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, कैसे ये निर्धारण करते हैं भारतीय विदेश नीति का। तो सबसे पहले आइए समझते हैं भूगोल को, यानी कि क्या भारत किस जोग्राफिकल एस्पेक्ट में रहता है, किस तरह भारत की ज्योग्राफी है कि ये इसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। आइए इसमें समझते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में प्राकृतिक परिवेश ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत के उत्तर में हिमालय एवं पर्वत श्रृंखला है। जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि समझ लीजिए जैसे कि ये भारत है, तो भारत के हमेशा से जो उत्तरी इलाका है, यहाँ पर आप जानते हैं कि हमेशा से पर्वत रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, तथा थल सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी है। जानते हैं इसकी जो थल सीमा है, यानी जो लैंड एरिया है, वो 15,000 किलोमीटर लंबा है।
इसकी सीमा उत्तर में नेपाल, यहाँ पर आप नेपाल पाएंगे, भूटान, चाइना यानी चीन, और साथ में पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश बांग्लादेश और इधर आपका म्यांमार पड़ जाएगा, तथा पश्चिम में पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। साथ में आइए आगे समझते हैं इसमें जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान और सोवियत रूस भी जम्मू कश्मीर के बहुत निकट है, इसलिए पड़ोसी देश के साथ भारत अपना संबंध तनाव मुक्त और मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक रखना चाहता है। लेकिन एक लोग पड़ोसी देश हैं जो रखना नहीं चाहते हैं, आप भली बात ही जानते होंगे। भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी नीचे का जो एरिया है वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 7,500 किलोमीटर है। इस समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत कई बंदरगाह आते हैं, जिसके द्वारा अतीत काल से ही फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली लोग वाणिज्य व्यवसाय करते रहते थे। तो आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन और जितने पुर्तगाली लोग हैं वो भारत से व्यापार करते रहते थे, काले मिर्च के लिए, अलग अलग संसाधनों के लिए, मसालों के लिए और कच्चे माल के लिए हमेशा से ही फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली लोग हम लोग से व्यापार करते रहते थे, और इसी व्यापार का उन्होंने आगे चल के फायदा भी उठाने लिया। भारत का समुद्री क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तीन तरफ से यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर की विशाल क्षेत्र विभिन्न देशों के नौसैनिक अड्डों का अखाड़ा बन गया है। यानी जो हिंद महासागर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो हिंद महासागर है उस एरिया में अलग अलग जितने भी ताकतवर देश हैं उन सबका गुट रखे हैं। वो सारे जितने भी अलग अलग देश, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, चाइना है, इन सब ने अपने वॉरशिप और अपने जो आर्मी है वहाँ डिप्लॉय कर रखी है। डियागो ग्रासिया में ब्रिटेनी और अमेरिकी नौसैनिक अड्डे कायम है। ये इतना इम्पोर्टेंट टापू है या जगह है, यहाँ पर ब्रिटिश और अमेरिका नौसैनिक अड्डे हैं। इसी वजह से चाइना की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह उस एरिया में विस्तारवादी नीति या वहाँ पर अपना दखलंदाजी दिखाए, और यही ब्रिटिश और अमेरिका के इन्फ्लुएंस होने की वजह से चाइना थोड़ा दबा रहता है। भारतीय दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार है। जो इंडिया है, दक्षिणी एशिया यानी कि जो आपकी साउथ एशिया है, और पश्चिमी एशिया यानी कि जो आपकी वेस्टर्न एशिया है, उसका ये प्रवेश द्वार है, यानी कि एंट्री गेट है। जैसे अगर आप दक्षिणी एशिया में एंट्री करना चाहेंगे तब भी आपको सामने भारत दिखाई देगा, अगर आप दक्षिणी एशिया की तरफ भी अगर समुद्र रास्ते से जाना चाहें तब भी आपको क्या कहते हैं, भारत सामने दिखाई देगा। इसलिए इसने पूर्व और पश्चिमी दोनों भागों में विभिन्न देशों के साथ अपनी मधुर संबंध स्थापित किया है। भारत भले ही प्राकृतिक साधनों के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्राकृतिक परिवेश उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हथियार की सहायता से प्राकृतिक परिवेश को लांघकर आक्रमण किया जा सकता है। भारत पर अधिकांश आक्रमण उत्तरी और पश्चिमी भाग से ही हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं समझाता हूँ, उसमें पहले पूरा कंप्लीट कर लें। इसलिए भारत को चारों दिशाओं में से चौकन्ना रहना एवं अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामुद्रिक क्षेत्रों में नौसैनिक अड्डों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष चौकसी आवश्यकता है। क्योंकि भारत का जो उत्तरी भाग था, यहाँ पे तो हिमालय था, तो यहाँ से कभी भी आक्रमणकारी नहीं आ पा सके। हमेशा से जो भारत पे अटैक हुआ है वो उत्तर से हुआ है, और जो नीचे का समुद्री इलाका था उधर से भारत पर अटैक हुआ है। आप जब भी देखेंगे, जो भी मंगोल आए या जो भी आए हैं, उन्होंने हमेशा आक्रमण जो है ऊपर की ओर से किया था। व्यापारी आए, ब्रिटिशर्स, पुर्तगालीज और ये सब जो आए थे वो पश्चिमी भाग से आए थे, यानी कि इस तरफ वेस्टर्न पार्ट से इधर से आए थे। और जो तुर्किश थे, मंगोल थे, बाबर थे, वो सब लोग नॉर्थ पार्ट से आए थे, यानी कि ऊपर से आए थे। तो इस चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो भारत चारों दिशाओं से चौकन्ना भारत को हमेशा से रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे यहाँ का एरिया क्या,
तो यहाँ तक तो आप पहाड़ इलाका है और यहाँ समुद्र आ जाता है और यहाँ इतने पावरफुल कंट्रीज नहीं होती थी और इधर अफ्रीका पड़ता है और इधर जितनी उस वक्त जो औद्योगिकरण का समय था, जब कंपास की खोज हो गई थी, तो वो सब पश्चिमी देश बहुत ही तेजी से अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके इधर से वेस्टर्न पार्ट से भारत पर व्यापार करने आए और एक तरह से भारत को गुलाम बनाने आए। तो इधर का एरिया चौकन्ना रहने वाला है, लेकिन बहुत मुश्किल से ही इधर से ही कभी आक्रमण हो पाएगा, क्योंकि हिमालय की इतनी बड़ी बड़ी श्रेणियां हैं, इतनी गहराई गहराई वाली, कि उसको लांग पाना नामुमकिन है। लेकिन हाल ही के समय आप जैसे जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भारत को हमेशा हर तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर पैंगोंग के इलाके में अभी हाल ही में भारत से झड़प हुई है चाइना के साथ, तो वहाँ वैसे चाइना चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे उनको रहने में कठिनाई हो रही है और कई ज़्यादा लोग तो वहाँ पे क्लाइमेट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि बताया भी गया है कि इतनी साइंस टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी है, अब चाइना क्या कर रहा है, वहाँ पे रोबोट्स डिप्लॉय कर रहा है। ऐसे रोबोट्स बना रहा है जिनका कंट्रोल वो अपने हाथ 100 किलोमीटर दूर से अपने 100 या अपनी काफ़ी दूरी रेंज से अपना उसको कंट्रोल करेगा, उसमें कैमरा लगे रहेंगे, हाईटेक सेंसर्स लगे रहेंगे और इंडियन सोल्जर्स को उन रोबोट से निपटना होगा। तो इसी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत को हर जगह हर एरिया से चौकन्ना रहना चाहिए। आइए अब ये कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इतिहास और परंपरा को समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री रही है ये किस तरह से भारतीय विदेश नीति को के लिए इम्पोर्टेंट है या किस तरह इसको इन्फ्लुएंस होती है भारतीय विदेश नीति। भारतीय इतिहास एवं परंपराएं भारतीय विदेशिक नीति को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण तत्व रही हैं। भारत प्राचीन काल से ही वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता है। वासुदेव कुटुंबकम यानी कि हम सब भाई भाई हैं पूरा विश्व, और सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुख रहें, सभी संपन्न रहें। इसने कभी भी विदेश में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है, विदेशों में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है, यानी कि अपने कभी भी साम्राज्यवादी नीति को भारत ने नहीं अपनाया है। शोषणात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा मानव जाति के शोषण का लक्ष्य नहीं रहा है। भारत पर बार बार आक्रमण हुए हैं, परंतु भारत ने किसी भी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने दास नहीं बनाया है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा अहिंसा की रही है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत प्रतिशोध की भावना का अभाव रहा है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा अहिंसा की रही है और भारतीय परंपरा के अंतर्गत प्रतिशोध की भावना का अभाव रहा है। भारतीय इतिहास और परंपराएं इतनी प्रगाढ़ या गहरी रही हैं कि विदेश में अंग्रेजी माध्यमों से शिक्षित विद्वान लोग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संचालित किया, परंतु वे भारतीय परंपरा को नहीं भूल पाए तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय आदर्श की स्थापना में लगे रहे। अब आप जैसे कि एक नाम आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो बताइए आप लोग, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैं बता दूं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एओ ह्यूम और एनी बेसेंट। तो कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो इतना प्रभावित रहे हैं भारत के इस इतिहास, इन परंपराओं से, कि वे स्वतंत्रता संग्राम में खुद ही भारत का साथ देने लग गए और आज़ादी के बाद भी भारतीय आदर्शों की स्थापना में लगे रहे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। भारतीय इतिहास का आदर्श सहिष्णुता के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना रहा है। इसलिए भारत ने जहां एक तरफ पूंजीवादी पद्धति को बर्दाश्त किया है, वहीं दूसरी तरफ इसने साम्यवाद व्यवस्था के प्रति घृणा प्रदर्शित नहीं की है। ये उस समय की बात है जब विश्व में शीत युद्ध का समय था, पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त भारत ने किसी एक का बहिष्कार नहीं किया कि किसी एक को त्याग दो या किसी एक को घृणा करो, उसने मिश्रित व्यवस्था को चुना था। भारत की उद्देश्य अच्छाई से प्रेम, बुराई से घृणा करना रहा है। भारत कभी भी किसी गुट के साथ रहने और सैनिक गठबंधन में बांधने की पक्षपात नहीं रहा है। तो हमने आपको जैसे ये चीज़ गुट निरपेक्षता में समझाई है, इसलिए इसने गुट निरपेक्ष नीति का अवलंबन किया है। विश्व स्तर पर इसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, निरंकुशतावाद तथा युद्ध और शस्त्रीकरण का हमेशा से विरोध किया है। इसकी वैदेशिक नीति का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना करना है, जो इसकी ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। भारत केवल आदर्शवादी ही नहीं रहा, बल्कि इसकी वैदेशिक नीति में प्राचीन काल से ही यथार्थ के भी तत्व
रहे हैं। किसी देश पर आक्रमण तो नहीं करता, परंतु आक्रमण हेतु मुंहतोड़ जवाब अवश्य देता। यथार्थवाद हमने आपको पिछली क्लास में समझाया है। रियलिटिज्म यानी अगर आप हमको मारोगे तो हम तैयार बैठे रहेंगे कि आप हमको मारोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसका एग्जाम्पल आप 1961 गोवा में जो हुआ था, 1965 पाकिस्तान में और 1971 बांग्लादेश की घटनाओं में जान सकते हैं। 1961 में हुआ था कि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, वो लोग जा नहीं रहे थे आज़ादी के बाद, तो भारत ने ऑपरेशन चलाकर वहां से पुर्तगालियों को भगाया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि भारत ने किस तरह गरीब और इतने क्या कहते हैं कमजोर होने के बावजूद इतनी कुशलता से, इतनी बलपूर्वक पाकिस्तान से लड़ाई की और अंततः विजय भी हासिल की। 1971 की लड़ाई कौन भूल सकता है। 1971 का वॉर, बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए थे और भारत ने इसमें विजय हासिल की थी। इसमें मैं आपको 1971 के वॉर पर मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, IQ स्पेशल वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, जैसे कि हमने हाल ही में भी रशिया वर्सेस यूक्रेन पे बनाया था। तो ज़रूर आप ये देखिएगा, उस पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। आइए आगे समझते हैं। तो आपने जान लिया कि इतिहास और परंपरा कैसे भारत की विदेश नीति पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन ने किस तरह भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हाउ हैज़ इंडियंस इकोनॉमिक बैकवर्ड अफेक्टेड इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, एक्सप्लेन। अब हम समझेंगे कि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है यानी आर्थिक पिछड़ापन, इसने भारत के विदेश नीति को किस तरह प्रभावित किया है। मतलब भैया, अब अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड में आते हो और आप अगर किसी पे हमला कर दोगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आइए इसको बहुत बढ़िया समझते हैं कि भारत प्राकृतिक दृष्टिकोण से साधन संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर्वत, खनिज, पठार, जंगल तथा नदियाँ और समुद्र के रूप में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जिसके सदुपयोग द्वारा यदि भारत चाहे तो विश्व के समुन्नत देशों की श्रेणी में आ सकता है। तो भारत में अभी भी इतना अंग्रेज लूट के गए, तब भी अभी भी हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज, पठार, जंगल, नदियाँ, समुद्र और ये सभी संसाधनों के रूप में हमारे देश में उपलब्ध है। अभी आप यूरेनियम और थोरियम वाली स्टोरी जानते होंगे कि जो कि भारत के पास यूरेनियम नहीं पाया जाता है। अभी यूरेनियम के लिए भारत को जगह जगह हाथ फैलाने पड़ते हैं, जगह जगह लेना पड़ता है यूरेनियम को, और तब भी भारत के ऊपर सैंक्शंस या लगाने के बावजूद भारत को सस्ता या बहुत लोअर क्वालिटी का यूरेनियम मिलता है, जिससे भारत बिजली उत्पन्न करता है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन की जाती है वो यूरेनियम द्वारा की जाती है, और भारत में यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो बहुत लो क्वालिटी का यूरेनियम पाया जाता है। और वहीं जो सेकंड नंबर पे अगर जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो धातु है थोरियम, और भारत में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। लेकिन चक्कर ये है, हम लोगों को थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है इसके बारे में नहीं पता है। इस चीज़ के लिए हम लोग अलग अलग देशों से मांग करते हैं कि हमको ये टेक्निक बताया जाए कि किस तरह से थोरियम से लाइट प्रोड्यूस करें। अगर ये टेक्निक जिस दिन भारत के हाथ में आ गई, भारत पूरे विश्व में सबसे विकसित और सबसे विकासशील देशों में आ जाएगा। लेकिन अमेरिका और जैसे पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आए या भारत इतना आगे बढ़े, और इसी वजह से भारत ने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आगे की पीढ़ी के लिए इस चीज़ को बचा के रखा हुआ है। जिस दिन भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल गई, भारत सबसे ज़्यादा विकसित देशों में आने लगेगा। तो इसी चीज़ का यहाँ बताया गया है कि भारत अभी भी उतना ही संपन्न देश है, बहुत प्राकृतिक संसाधन भारत में उपलब्ध हैं। अगर इसका यूज़ करे तो भारत अभी भी समृद्ध जो संपन्न देश हैं इनकी श्रेणी में आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत का व्यापक रूप से शोषण किया, जिसके कारण भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की क्षमता नहीं रही। भारत की विशाल जनसंख्या स्वतंत्रता के बाद गरीबी, अशिक्षा, वस्त्र, आवास आदि समस्याओं से जूझ रही थी।
तो 1 मिनट के लिए यहाँ तक आपको समझाते हैं कि जैसे अंग्रेज लूट के गए थे, तो अंग्रेजों ने काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ से प्राकृतिक संसाधन लूट के ले गए थे, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे धन हो, चाहे सोना हो, चाहे कैसी भी चीज़ हो। जैसे एक कहावत कही गई है कि यहाँ से खनिज निकलता, यहाँ से जितने भी संसाधन निकलते थे और ब्रिटेन में जमा होते थे। भारत के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी अन्न की कमी थी, औद्योगिक संसाधनों का निर्माण नहीं हुआ था और भारत में बेरोजगारी व्याप्त थी। तो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद हमारे लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना औद्योगिकरण भारत में नहीं हुआ था। भारत एक एक करके औद्योगिक प्लांट को बैठाया, सब्सिडी दिया, अब धीरे धीरे भारत धीरे धीरे अपने विकास कर पाया। और भारत को एक बार तो अकाल से भी जूझना पड़ा था, क्योंकि खाने की इतनी कमी पड़ गई थी। ये समय लाल बहादुर शास्त्री जी का था, उस दौरान जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, उसी समय की बात है। इसमें आइए आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार से भारत के आर्थिक पिछड़ेपन ने भारत को बाध्य किया कि वह विभिन्न देशों के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करके आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करे और विकास की गति तीव्र करे। तो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग भैया पहले एक फ्रेंडशिप, अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री है उस सबके साथ एक फ्रेंडशिप रखें और सबसे पहले हम लोग विकास पे ध्यान दें, ना कि हथियार और दूसरे पे आक्रमण और युद्ध पे, इन सब पे लगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने विकास के लिए मित्रतापूर्ण सहयोग संबंध की राह पर चले। हम लोगों ने सबसे पहले मित्रता सबसे साथ स्थापित करना चाहिए। सैनिक गठबंधन में बंधना खतरनाक था, इसलिए इसने गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करते हुए विश्व के दोनों गुटों से मित्रता एवं सहयोगात्मक संबंध स्थापित किया। तो सबसे पहले भारत ने क्या किया कि अगर किसी भी साथ गुट में घुस जाता तो उसके लिए, भारत के लिए यह चीज़ खतरनाक हो सकती थी। तो इस वजह से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अब भैया अगर आपके पेट में खाना होगा, अगर आप खाना खाए होगे तभी तो किसी से मार करने या किसी से लड़ाई करने जाओगे। अगर आप खाए नहीं हो काफ़ी दिनों से और आप एकदम भूखे हो और किसी से अगर आप लड़ाई करने जाओगे, तब तो भैया वहाँ पे रिजल्ट तय है कि कौन जीतेगा। तो इसी वजह से भारत ने किसी भी गुट में नहीं शामिल हुआ। सबसे पहले उसने हमेशा से गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसमें आइए आगे बढ़ते हैं कि और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके देश के आर्थिक स्थिति को खुशहाल बनाने का प्रयत्न किया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंध स्थापित किया और उससे भी आर्थिक सहयोग प्राप्त किया। आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि हमेशा से जो यूरोपियन यूनियन है, अगर कोई देश को आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है तो वो मुद्रा प्रोवाइड करके, उसको लोन देकर उसके आर्थिक सहयोग किसी भी देश को प्रोवाइड करता है। तो भारत ने यूरोपियन संघ के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाए। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि संगठनों से ऋण प्राप्त कर अर्थव्यवस्था को उन्नति करने का प्रयत्न किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन ने भारत को बाध्य किया कि वह विश्व व्यापार संगठन से और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों संगठनों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को समन्वित करे। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन ने भारतीय विदेशी नीति को विश्व के सभी देशों के साथ सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित किया। तो मेनली हम लोग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हम लोग का विकास इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ना खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाने थे, ना ही पहनने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र थे। हम लोग हर तरह से बहुत ही पीछे थे। इतना ज़्यादा हम लोग का शोषण हो चुका था कि हम लोग प्रति व्यक्ति आय बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। तो इस स्थिति में भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था भारत का विकास करना। इसलिए भारत ने अलग अलग लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध किए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ या व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन हुआ, इन सबसे से हमेशा एक आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह आर्थिक व्यवस्था अपनी मजबूत कर सके। इसी आधार पर भारत की वैदेशिक नीति अवलंबित रही। यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पिछड़ा नहीं होता तो विश्व राजनीति के अंतर्गत सहयोग लेने नहीं सहयोग देने की नीति का अवलंबन करता। तो अगर भारत ताकतवर होता, उसके पास अगर सब कुछ धन संपदा अमेरिका या यूरोपियन
यूरोप जैसे कंट्रियों में जैसा है, अगर भारत ताकतवर होता तो उसको ना ही सहयोग लेने या ना ही सहयोग देने या इतना झुकने की भारत को जरूरत ना पड़ती। यद्यपि भारत अविकसित देशों को सहयोग दे रहा है, परंतु इसकी वैदेशिक नीति का मूल उद्देश्य विकसित देशों से आर्थिक मदद प्राप्त करना रहा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत अविकसित देशों को सहयोग दे रहा है जो विकसित नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मेन एक मैटर आता है कि भारत का इसके पीछे उद्देश्य ये है कि विकसित देशों से भारत आर्थिक मदद प्राप्त करना रहा है। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत की गरीबी, आर्थिक विस्थापन, उद्योगहीनता आदि तो ने भारत की विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो यही मैटर है कि हम लोग इकोनॉमिक पीछे थे, तो ये भी ना कहीं भारत की विदेश नीति पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव डाला है कि हम लोग के पास विकास ना होने के कारण, विकसित ना होने के कारण हम लोग की विदेश नीति सॉफ्ट रही है। और अभी भी भारत अभी भी बहुत ही विकसित हो रहा है, चूंकि भारत एक विकासशील देशों में आता है, तो भारत को हमेशा से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सॉफ्ट रखनी पड़ी है। जिस दिन भारत विकसित हो जाएगा, थोड़ा भारत के अंदर अपना उसकी फॉरेन पॉलिसी में एक अलग शिफ्ट देखने को मिलेगा। हालांकि तब भी भारत अपनी परंपराओं के आधार पर ही चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इसके हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने लेक्चर को और अच्छा से अच्छा बना पाएँ। शुभ दिन, धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।